अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कड़ों को माने सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। नमस्कार साथियों, बाबा नागार्जुन की इन्हीं पंक्तियों के साथ आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काकंद कॉम्पिटिटिव जोन अर्थात केसी जोन में। इसके पहले हम लोगों ने पिछली 2 क्लासों में भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण, उसके बाद वर्ण विचार के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया है। आज हम लोग बहुत बच्चों का उसमें कमेंट भी आया था संधि और समास पढ़ाने के लिए, तो आज हम सभी लोग संधि जो टॉपिक है उसको पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं। आइए संधि पर बात करते हैं। संधि में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। पहले तो हम जानेंगे संधि का अर्थ क्या है, फिर संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे है, व्युत्पत्ति कैसे है, संधि का अर्थ क्या है, संधि शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि विच्छेद क्या है, संधि के भेद क्या है, फिर स्वर संधि के कितने भेद हैं, क्या भेद हैं, तो इन सबों को हम जानेंगे। हमने आज जो है हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि बाबा नागार्जुन की पंक्तियों का उच्चारण किया। उच्चारण करने के पीछे का कारण है आज मौसम जो है दोपहर के बाद से ही एकदम बदली जैसा हुआ, उमड़ घुमड़ के बादल घूम रहे हैं और ये आशंका पैदा कर रहे हैं कि अब नहीं तो तब बारिश हो जाएगा। तो ये बाबा नागार्जुन जी ने जो है कालिदास जो संस्कृत के बहुत बड़े महाकवि कहे जाते हैं उनके ऊपर लिखा गया था एक कविता। बहुत अच्छी कविता, बहुत बड़ी कविता है। कभी फुर्सत में किसी दिन जो है इस कविता को और आगे बढ़ाया जाएगा। आज के लिए हम संधि के टॉपिक पर आते हैं। तो पहला है, यहाँ पर लिखा गया है आप लोग के लिए एक दोहे के रूप में, वर्णों के मिलने से आता जो विकार, वर्णों के मिलने से आता जो विकार उसी को कहते हैं हम संधि विचार। वर्णों के मिलने से आता जो विकार उसी को कहते हैं हम संधि विचार। तो आइए सबसे पहले समझते हैं संधि शब्द के अर्थ क्या है। यहाँ पर लिखा है संधि शब्द का अर्थ। तो संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? मेल करना। संधि का अर्थ क्या है? मेल करना। मेल मतलब मिलना, मिलाप करना। जैसे कहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग हम सुन सकते हैं? जैसे बहुत समय पहले राजा महाराजाओं में या साम्राज्यों को लेकर विभिन्न प्रकार के साम्राज्य के जो राजा हुआ करते थे आपस में लड़ते थे। लड़ने के समय एक समय ऐसा आता था कि वो लोग आपस में संधि कर लिया करते थे। संधि का मतलब हुआ करता था कि आपस में कुछ शर्तों पर वो युद्ध विराम को करने के लिए राजी हो जाते हैं। कुछ चीजें आप हमारी मान लीजिए, कुछ चीजें हम आपकी मान लें, तो वो होता था संधि। वहां भी संधि का तात्पर्य लगभग इसी जैसा था, मिलने से, जैसा कि आपस में मिल जाना। और यहाँ हिंदी व्याकरण में भी संधि का भाव कुछ वैसा ही है। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द और आता है जंक्शन। अंग्रेजी में एक शब्द आता है जंक्शन, और जंक्शन किसको कहते हैं? जंक्शन को भी, जंक्शन का अर्थ तो संधि होता है। जंक्शन उस स्थान को कहते हैं जहां से दो या दो से अधिक दिशाओं से आने वाली ट्रेनें, 2 या 2 से अधिक दिशाओं से आने वाली ट्रेनें आपस में मिलती हैं। 2 या 2 से अधिक दिशाओं से आने वाली ट्रेनें आपस में मिलती हैं। उस स्थान को हम जंक्शन कह देते हैं कि जंक्शन वह स्थान, जैसे गोरखपुर जंक्शन है तो वहाँ क्या है, कई दिशाओं में ट्रेनें जाती हैं, कई दिशाओं की ट्रेनें आकर मिलती हैं।
तो उस स्थान को कहते हैं गोरखपुर जंक्शन, पटना जंक्शन वगैरह वगैरह। तो उसी तरह हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे संधि शब्द का अर्थ क्या हो गया, जहां पर वह स्थान, या कह दो वह स्थान जहां पर दो या दो से अधिक क्या है, वर्णों का मेल हो रहा है, वर्णों का मेल हो रहा है। जैसे ट्रेनों का मेल हो रहा है जिस स्थान पर जंक्शन है, उसी प्रकार जिस स्थान पर या जिस प्रक्रिया से क्या होते हैं, वर्ण आपस में मिलते हैं, वो स्थान क्या कहलाती है, संधि कहलाती है, या वो प्रक्रिया संधि कहलाती है। संधि शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में क्या बताया गया है। ऐसे तो हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसके पहले हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ा, वर्ण विचार पढ़ा। तो वर्णों के मिलने से संधि होती है, वर्णों के मिलने से संधि होती है, मिलने से संधि होती है। तो वर्ण के बाद अगला चैप्टर व्याकरण के नियम के हिसाब से संधि ही आता है, क्योंकि अब हम वर्णों के बारे में जान गए तो वर्णों को जोड़ना सीखेंगे। और वर्ण मिलते कैसे हैं, तो इनके मिलने से विकार किस तरह उत्पन्न होता है। जब हम संधि पढ़ लेंगे तो दो या दो से अधिक वर्णों का मेल करा करके शब्द को आगे पढ़ेंगे। तो वर्णों के मिलने से जो संधि होती है, अब हम ये जो संधि पढ़ रहे हैं सारे, हमने बता दिया कि संस्कृत जो है हमारे हिंदी की याद जननी है। तो संस्कृत से ही हम जो है संधि की उत्पत्ति मानते हैं, और संधि जो कुछ हम पढ़ते हैं वो सारा का सारा लगभग संस्कृत का ही हिस्सा है, वो सारा का सारा संस्कृत का ही हिस्सा है। तो अगर हम संस्कृत का सहारा नहीं लेंगे संधि समझने में तो थोड़ा सा आसानी नहीं होगा। तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम देखेंगे, बाकी प्रयास पूरा रहेगा कि संस्कृत का सहारा न लेना पड़े। तो सब संस्कृत शब्द की उत्पत्ति, संधि शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में हुई है सम उपसर्ग में धी धातु से, सम उपसर्ग में सम उपसर्ग में धी धातु में अक्तिन प्रत्यय लगाने से संधि बनता है। सम उपसर्ग में धी धातु में सम उपसर्ग लगाने पर और बाद में अक्तिन प्रत्यय लगा देने पर संधि की व्युत्पत्ति मानी जाती है। तो इसका कोई जानकारी के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं कि संधि की कैसे, संधि का विषय, संधि को अलग अलग कैसे करेंगे। तो सम उपसर्ग धी धातु अक्तिन प्रत्यय। उसके बाद ये हो गया संधि का अर्थ क्या है। तो संधि का अर्थ है मेल, मिलना या मिलाप कह लीजिए। संधि शब्द की व्युत्पत्ति हो गया सम प्लस धी प्लस अक्तिन। अब संधि की परिभाषा हम देते हैं। तो संधि की परिभाषा होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द जब, दो या दो से अधिक शब्द जब परस्पर मिलते हैं, परस्पर, दो या दो से अधिक शब्द जब परस्पर मिलते हैं तो उन शब्दों में निकटवर्ती वर्णों के मेल को, निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द परस्पर मिल करके जब एक नया शब्द बनाते हैं तो उन शब्दों में संधि नहीं होती है, होती वर्णों में, लेकिन जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं तो उन शब्दों में दो निकटवर्ती वर्ण आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, संधि बनाते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्द परस्पर जब मिलते हैं, मिल करके नया शब्द बनाते हैं तो उन शब्दों में निकटवर्ती वर्णों के मेल को, मतलब वर्णों के निकटवर्ती मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ऐसे संस्कृत में परिभाषा दी जाती है वर्णानाम अतिशयता, वर्णानाम अतिशयता सन्निध संहिता। मतलब इसका वही है, दो वर्णों के निकटवर्ती मेल को, दो वर्णों के निकटवर्ती मेल को संधि कहते हैं, निकटवर्ती मेल को संधि कहते हैं।
मेल को संधि कहते हैं। हमें ये पॉइंट इसमें याद रखना है, संधि कहते हैं निकटवर्ती शब्द को। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे निकटवर्ती का क्या तात्पर्य है। तो दो या दो से अधिक शब्द जब परस्पर जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं तो उन शब्दों के बीच जो निकटवर्ती वर्ण होते हैं आपस में मिल करके संधि का निर्माण करते हैं, या जिस तरीके से एक नया शब्द उत्पन्न होता है वह प्रक्रिया संधि कहलाती है। या कहें दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जब कोई विकार उत्पन्न होता है या कोई परिवर्तन होता है तो वह संधि कहलाता है। तो दो से अधिक वर्णों के परस्पर मिलने से, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई। 2-3 बार हमने इसका उच्चारण कर दिया ताकि हमें याद रहे। दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब कैसे विकार उत्पन्न हो रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम एग्जाम्पल सबसे आसान ही तो क्या ही देते हैं, विद्या प्लस आलय। परिभाषा याद करिएगा, अभी हमने क्या लिखा था, दो या दो से अधिक शब्दों को जब आपस में जोड़ते हैं तो उन शब्दों में निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब ये शब्द अलग है, विद्या अलग है, आलय अलग है। विद्या मतलब विद्या, आलय मतलब घर, तो विद्या का आलय। अब देखिए निकटवर्ती वर्ण, अब निकटवर्ती वर्ण क्या होगा, ये वाला वर्ण अब विद्या बा वर्ण और आ वर्ण तो निकटवर्ती होंगे नहीं क्योंकि ये तो आपस में दूर दूर हैं। ये वाले वर्ण ये भी दूर दूर हैं, ये दूर दूर हैं। अब निकटवर्ती कौन है, दोनों शब्दों में निकटवर्ती कौन होगा, तो ये वाला वर्ण ये वाला वर्ण, तो आपस में कौन है, ये इसके पास है ये इसके पास है। तो डिफिनेशन में ये भी कह सकते हैं जब किसी शब्द का आखिरी वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मेल करता है तो वह संधि कहलाता है। जब किसी शब्द का आखिरी वर्ण अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मिलता है तो वह संधि कहलाता है। विद्या में कौन सा वर्ण निकल छिपा हुआ है, तो आ स्वर छिपा हुआ है। जैसे आ स्वर छिपा है आ, यहाँ पर आगे हमको आ मिल रहा है, तो जब आ के बाद आ आता है तो आप दोनों मिलकर के आ बन जाते हैं, तो इनका बनेगा विद्यालय। आगे हम समझेंगे कैसे जो है नियम क्या क्या है, ये स्वर संधि इसमें है। जैसे आप रमा प्लस ईश, एक शब्द लिख दिया रमा प्लस ईश। अब यहाँ क्या है, आ छिपा है रमा में अंत में और आगे क्या है ई है, आ के बाद ई बनता है तो ए बन जाता है। अब यही ई की मात्रा क्या होती है, इसके माँ के ऊपर आती है, तो आ मतलब जो दीर्घ आ है और दीर्घ ई है, दीर्घ आ और दीर्घ ई के मिलने से ए बन गया, तो रा को ऐसे रहने देते हैं, माँ ऐसे लिख देते हैं, और माँ की मात्रा और ई की मात्रा दोनों मिलकर के ए बन गए हैं, तो ए की मात्रा इसके ऊपर आगे बचा सा, तो लिख देंगे रमेश। तो इस तरह वर्णों के मिलने से क्या हो रही है, संधि हो रही है। तो हमने अभी तक जान लिया संधि का अर्थ, संधि की व्युत्पत्ति, संधि की परिभाषा, यहां तक और संधि के कुछ 1-2 एग्जाम्पल देख लिए। अब आगे आते हैं क्या है, आगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, तो संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से क्या हो गई, संधि हो गई। वर्णों के मिलने से क्या हो रही है, संधि। ये बात बार बार याद रखना है, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से संधि होती है। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से क्या हो गई, संधि हो गई। अब जब जिन शब्दों में संधि हो गई है या संधि युक्त पदों में, या संधि युक्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया, संधि युक्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना, तो संधि युक्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देखा था, कौन सा, विद्यालय। तो विद्यालय में संधि हुई है, स्वर संधि हुई है। अब इनको क्या करेंगे, हम अलग अलग कर दें, तो अलग अलग करने पर क्या बनेगा, विद्या प्लस आलय। और ये भी ध्यान रखना है, हम
शब्दों को तोड़ते उसी जगह से है जो दो सार्थक शब्दों में टूटे। आपस में अगर ये टूट रहे हैं तो सार्थक टूटने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बी प्लस द्यालय तोड़ दें, तो बी प्लस द्यालय इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, विद्या प्लस आलय। ऐसे हम क्या कर दें, ऐसे हम कर दें सचिव प्लस आलय, सचिवालय लिखा है, सचिवालय लिखा है, तो क्या कर सकते हैं सचिव प्लस आलय, सचिव प्लस आलय। तो क्या होगा, सार्थक टुकड़े होने चाहिए। जब संधि विच्छेद हो तो उनको जब हम अलग अलग कर रहे हैं तो जो टुकड़े हो रहे हैं वो सार्थक टुकड़े होने चाहिए। तो संधि विच्छेद की प्रक्रिया में सार्थक टुकड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी उटपटांग अपने मन से तोड़ देंगे, सार्थक प्रक्रिया होनी चाहिए, सार्थक विच्छेद होने चाहिए, सार्थक अर्थ निकलने चाहिए। ठीक है, जो भी टुकड़े हो रहे हैं उनका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। ये हो गया संधि का अर्थ, संधि शब्द की व्युत्पत्ति, संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद। अब संधि के भेद पढ़ेंगे और स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे, फिर उसमें भी कई सारे नियम कानून होते हैं, उनको भी हम आगे जानेंगे। संधि जरूरी नहीं है कि हर एक पद में या प्रत्येक शब्द में संधि हो ही, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पद में संधि हो ही। कुछ पदों में संयोग भी होता है, पदों का संयोग। तो जरूरी नहीं है हर एक पद में संधि हो, कुछ पदों में संयोग होता है। लेकिन जिन पदों में संधि होती है, जब हम उनके टुकड़े करते हैं तो उन टुकड़ों का कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ होना चाहिए। ऐसे ही टुकड़े नहीं कर सकते हैं कि कुछ भी टुकड़ा कहीं से भी तोड़ दें। जहां से भी तोड़ेंगे दोनों पद जो अलग होंगे उनका कुछ ना कुछ अपना एक अलग अर्थ होना चाहिए। तो कह रहे हैं प्रत्येक शब्द में संधि नहीं हो सकती, कुछ पदों में संयोग भी होता है। तो थोड़ा सा संधि और संयोग का एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ संयोग भी होते हैं, संयोग का मतलब जुड़ना। ऐसे हम संधि में कह दिए ये विद्या प्लस आलय, तो ये विद्यालय हो गया, तो यहाँ वर्ड आपस में दोनों ये जुड़ गए। लेकिन यही होता वाचाल प्लसता, अब ये संधि नहीं है, ये क्या हो गए, संयोग हो गए। क्यों? क्योंकि इनमें कोई क्या हो रहा है, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, सीधे के सीधे। जैसे वाचाल में ता जुड़ गया तो वाचालता, और यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ विकार उत्पन्न हो रहा है। विकार कैसे, यहाँ आ की मात्रा, यहाँ आ की मात्रा दोनों आपस में मिलकर के एक हो जा रही हैं। यहाँ जैसे का तैसा वैसे दिख रहा है। ठीक, तो ऐसे कुछ प्रत्ययों का जुड़ना संयोग हो सकता है, लेकिन कुछ शब्दों का अलग अलग होना और जहां से जुड़ रहे हैं वहां कुछ ना कुछ विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर उत्पन्न होगा। यही परिवर्तन, यही विकार ही संधि है। नहीं तो संधि और संयोग में कोई अंतर विशेष नहीं है, लेकिन इन्हीं विकार की वजह से संधि और संयोग में इतना बड़ा अंतर है। तो संयोग का मतलब दो या दो से अधिक पदों का आपस में जुड़ जाना, और जुड़ने के बाद जैसे शब्द दिख रहे हैं वैसे ही जुड़ करके बन जाना। तो ये क्या हो गया, ये संयोग होगा। लेकिन जब संधि में जुड़ रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होना, कुछ मात्राओं का लोप हो जा रहा है, कुछ मात्राएं ऐसे चढ़ जाएंगी, कुछ मात्राएं दूसरी तरह चढ़ जाएंगी। तो ये हमको मान करके समझ करके चलना है कि हर एक पद में हमको संधि नहीं ढूंढना है, जहां पर संधि हो सकता है उन्हीं पदों में संधि हमको तलाश करना होता है। तो यहां तक सबको बात समझ आ गई होगी। फिर आगे हम चलते हैं संधि के भेद। तो संधि के कितने भेद हैं, पहले कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। संधि के कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने अभी स्वर संधि के एग्जाम्पल देख लिए, जैसे एक एग्जाम्पल देख लें और, जैसे शब्द प्लस अर्थ। शब्दार्थ छोटे क्लास के बच्चे बहुत पढ़ते रहते हैं, शब्दार्थ याद करना है, शब्दार्थ याद करना है। एक बार आप देखिए शब्दार्थ में संधि कैसे होगी। तो दा में, दा शब्द के जो शब्द है इसमें क्या है, अंतिम वर्ण दा है, और दा में क्या छिपा है, आ। तो आ वर्ण को यहां से निकाल देते हैं, और उसके प्रारंभ वाले शब्द में पहला वर्ण क्या है, आ। तो आ के बाद आ आएगा तो बनेगा दीर्घा। अब ये सब हम नियम पढ़ेंगे कैसे नियम है। तो आ के बाद आए तो आया, तो यहाँ पर जो आ की मात्रा है और यहाँ वाली आ, ये दोनों मिलकर के क्या हो गई, दीर्घ हो गई, दीर्घ हो गई। तो ये मात्रा पीछे तो जुड़ेगी नहीं, तो ये मात्रा करके आगे जुड़ जाती है। तो ये दीर्घ आ की मात्रा इसी दा पर आकर जुड़ जाएगी, तो क्या बनेगा, शब्दार्थ। क्या बन गया, शब्दार्थ। जैसे एक और देख लो, हित प्लस अर्थ ना, आपके हितार्थ हम यहाँ आए हुए हैं, आपके हित के लिए आए हुए हैं। तो इस यहाँ भी हो जाएगा, क्या बन जाएगा, हितार्थ।
है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जिनमें संधि हो सकती है। ये तो सारे एग्जाम्पल जो आपको हम बता रहे हैं, जैसे रमा प्लस ईस बता दिए रमेश, देव प्लस ईस इज इक्वल टू देवेश, और बहुत सारे हो सकते हैं। ये सब स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। कुछ व्यंजन के देख लें एक आध दो, जैसे वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल क्या हो गया, वाक जाल। ऐसे एक शब्द और हो जाएगा, वाक प्लस देवी क्या हो गया, वाक देवी, वाक प्लस देवी इक्वल टू वाक देवी। सत प्लस मार्ग, सत प्लस मार्ग क्या हो जाएगा, सन्मार्ग। तो इन सबों के बीच जो संधि हो रही है व्यंजन संधि है। आगे इन सबों को हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको संधि के एग्जाम्पल के तौर पर दो तीन अगर स्वर के बताए थे तो सोचे एक दो व्यंजन के भी बता दें। जैसे जिन वर्णों में से स्वरों को निकाल दिया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। अब ये जो ता दिख रहा है इसमें कोई स्वर तो है नहीं, तो यहाँ क्या बच रहा है, केवल व्यंजन, और व्यंजन के आगे भी व्यंजन। तो जब व्यंजन के पूर्व में व्यंजन हो और व्यंजन के बाद में व्यंजन हो, या व्यंजन के बाद स्वर हो या व्यंजन के बाद व्यंजन हो, तो ऐसे जगहों पर व्यंजन संधि हो जाती है। और कुछ विसर्ग की भी हो सकती है, धनु प्लस टंकार। जब विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आ जाए, विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए, वहां विसर्ग संधि हो जाती है, धनुष टंकार। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ऐसे एक शब्द हम जानते हैं, निह प्लस रोग, इसका क्या बनेगा, निरोग। इस पर ध्यान देना आप सभी लोग। हम हिंदी में निरोग लिखते समय अधिक जगहों पर वर्तनी की गलती करते हैं। तो निरोग हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि जब उसमें संधि हो गई तो संधि के बाद बनने वाला वर्ड निरोग हमेशा ऐसे रहेगा। हम लोग लिखते क्या है, निरोग, क्या लिखते हैं, निरोग। ये सरासर गलत है। तो निरोग का शुद्ध वर्तनी क्या है, ये है। ऐसे बहुत सारे वर्तनी संबंधी शब्द आएंगे। हम आगे चल करके एक आध क्लास ऐसी लेंगे जिसमें जो हिंदी के कठिन शब्द हैं कुछ, जिनमें परिवर्तन ऐसा होता है कि जिनको देखने पर लगता है कि ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया है, उन शब्दों को हम एक आध क्लास में आगे करके देखेंगे। कम से कम 50-100 शब्द होंगे जिनको हम देख लेंगे। तो यहां तक हो गया हमारा संधि के। अब भेद देखना है हमको, यहां तक हो गया। आप सभी लोग एक बार चाहें तो इसको जो है नोट कर लेना, या तो वीडियो पॉज करके देख लेना। हम इसको अभी रेज कर रहे हैं। संधि के भेद, तो संधि के कितने भेद बताएं, संधि के भेद, संधि के 3 भेद कुल माने गए हैं। संधि के 3 भेद माने गए हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ये कुल मिलाकर 3 तरह की संधि हैं। 3 तरह की संधियां जो है हमारे पाठ्यक्रम में, चाहे वो हम 6 से लेकर के आगे स्तर प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर तक, तो संधि के हम लोगों ने 3 भेद लिखे हैं। 3 भेद हम लोग जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब इन स्वर संधि के भी कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा है यड़ स्वर संधि। चौथा है वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। और 5वां है अयादि संधि। कितने हो गए, संधि के हम लोगों ने 3 भेद जाने, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। व्यंजन संधि के भेद तो नहीं है, लेकिन व्यंजन में बहुत सारे नियम हैं। कई तरह के कम से कम 10-15 नियम होते हैं। तो इन नियमों के आधार पर व्यंजन संधि को हम सीखते हैं। ऐसे विसर्ग में भी कुछ 8-10-12 नियम हैं, जिन नियमों को हम प्रैक्टिस के द्वारा ही सीख पाएंगे, क्योंकि इनका कोई भेद नहीं है। तो महत्वपूर्ण रूप से हमको स्वर संधि ज्यादा पढ़नी होती है, क्योंकि प्रश्न हर स्तर पर स्वर संधि के ज्यादा आते हैं।
तो आगे हम लोग अब संधियों के भेद को जानेंगे एक करके। दीर्घ स्वर संधि क्या है, व्यंजन स्वर संधि क्या है, उसमें स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, विसर्ग क्या है, फिर दीर्घ, गुड़, यड़, वृद्धि, अयादि। पहले तो स्वर संधि, तो जब स्वर का स्वर से मेल होता है, अभी तक जितने एग्जाम्पल हमने आपको बताए स्वर का स्वर से मेल हो रहा था, वहां एक आध दो एग्जाम्पल आए थे जिनमें व्यंजन का प्रयोग हुआ था। तो जब स्वर से स्वर का मेल होता है, स्वर प्लस स्वर, तो जब स्वर प्लस स्वर हो, जो स्वर से स्वर मिलता है तो वहां स्वर संधि होता है। आगे है व्यंजन संधि, जब स्वर के व्यंजन के बाद कोई व्यंजन आ जाए, जब व्यंजन के बाद कोई स्वर आ जाए, दोनों ही स्थितियों में व्यंजन संधि होता है, चाहे व्यंजन के बाद व्यंजन आए चाहे व्यंजन के बाद स्वर आए। उसके बाद तीसरा है विसर्ग संधि, जब विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए, विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आ जाए, या विसर्ग के बाद कोई विसर्ग आ जाए, तो तीन स्थितियों में विसर्ग संधि होता है। ये तीनों परिभाषाएं एक तरह से आप दे सकते हैं। परिभाषाओं का बहुत रोल होता नहीं व्याकरण में अधिकतर रोल होता है एग्जाम्पल का। जितने अधिक उदाहरण हम कर लेंगे उतना अधिक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आप लोग चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट अवश्य करिए, ताकि हम लोग का मनोबल थोड़ा बढ़ता रहे, काम करने के जो रफ्तार है और तेजी से पकड़ती रहे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तीनों को हमने जान लिया। अब आगे एक एक करके स्वर संधि में जो उनके 5 भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, इनके कम से कम 5-10 एग्जाम्पल जितने हो सकेंगे आज उतने देखेंगे। फिर किसी दिन और विस्तृत तरीके से जो है संधि को देखें, क्योंकि संधि अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर हम एक एग्जाम्पल, मेरे पास इतने ज्यादा हैं, अगर हम स्वर के करवाएं, केवल दीर्घ स्वर संधि के कम से एग्जाम्पल करवाएं तो कम से कम 200 एग्जाम्पल, और कठिन से कठिन, इजी से इजी एग्जाम्पल, ऐसे गुड़ के भी, यड़ के भी है, वृद्धि के भी है। तो उदाहरणों की कमी नहीं है, बशर्ते हर एक उदाहरण को यहाँ पर पढ़ाया नहीं जा सकता। तो हम प्रयास करेंगे आसान से आसान और कठिन से कठिन उदाहरणों को लेने का। आज आसान करा देते हैं, किसी दिन एक बढ़िया उदाहरण का एक खजाना लेकर आएंगे जिसमें अच्छे कॉम्पिटेटिव लेवल के क्या होंगे, उदाहरण होंगे, उनको हम लोग कराएंगे। तो आज पहले बेसिक इनका जानते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। अब यहाँ आते हैं स्वर संधि। हमने आपको बताया स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद। अब 5 भेद में पहला देखते हैं कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्या लिखा है, दीर्घ। दीर्घ का मतलब है बड़ा। तो बड़ा कब होगा, दीर्घ इसलिए नाम है कि जब समान स्वर के बाद कोई भी समान स्वर आ जाए, जब समान स्वर के बाद कोई भी समान स्वर आ जाए तो उसका दीर्घ हो जाता है। कैसे, जब दो एक जैसे प्रजाति के, एक जैसे हाइट के, जैसे लोग मिलते हैं तो दोगुने हो जाते हैं। दोगुने का होना मतलब उनका बल अधिक हो जाता है। तो ऐसे ही जब दीर्घ मतलब समान स्वर, यहाँ लिखा है समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। कैसे हो जाएगा, मान लीजिए आ के बाद छोटा, आ के बाद छोटा आए तो क्या हो जाएगा, बड़ा, तो दीर्घ हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे छोटी ई के बाद छोटी ई आए तो क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, ये भी दीर्घ हो गई। ऐसे छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आए तो भी क्या हो गया, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, दीर्घ संधि, क्योंकि चाहे छोटे के बाद छोटा आए, चाहे छोटे के बाद बड़ा आए, चाहे बड़े के बाद छोटा आए, चाहे बड़े के बाद बड़ा आए, हर एक परिस्थिति में उस सवर्ण का, उस वर्ण का दीर्घ हो जाता है। इसीलिए इसका नाम है दीर्घ संधि। चाहे छोटे आ के बाद छोटा आए, चाहे बड़े आ, जैसे ऐसे हो सकता है, छोटे आ के बाद छोटा आए, चाहे बड़े आ के बाद छोटा आए, चाहे बड़े आ के बाद बड़ा आए, चाहे एक और बच गया क्या, छोटे आ के बाद बड़ा आए। तो हर एक परिस्थिति में इन चारों के मिलने से बनेगा क्या, दीर्घ आ ही बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। यही नियम है ई वाले में भी, चाहे ई के बाद ई आए तभी बड़ी ई बनेगा, चाहे ई के बाद ई आए तभी बड़ी ई बनेगा, चाहे ई के बाद बड़ी ई के बाद छोटी ई आए तभी बड़ी ई बनेगा, चाहे बड़ी ई के बाद बड़ी आए तभी बड़ी ई बनेगा। तो प्रत्येक परिस्थिति में बनता क्या है, उस समान स्वर का सवर्ण ही बनता है, मतलब उस समान स्वर का दीर्घ हो जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है, दीर्घ स्वर संधि। कुछ भी होगा, विकार जब उत्पन्न होगा तो ये दीर्घ के रूप में मात्रा ही चढ़ेगी, दीर्घ के रूप में इसकी मात्रा चढ़ेगी, तो ये हो जाएगा उसका दीर्घ।
इसलिए इसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। पहले हम परिभाषा देख रहे हैं, बाद में एग्जाम्पल लिखेंगे। फिर गुण स्वर संधि, जब छोटे आ, छोटा इसे कहते हैं ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद, जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद क्या आ जाए, ई आ जाए तो बन जाता है ए। ह्रस्व आ या दीर्घ ओ के बाद क्या आ जाए, ऊ आ जाए तो बनता है ओ, ए ओ। और क्या जाएगा, जब छोटे आ या बड़े आ के बाद आ जाए री तो क्या बनता है, अर। तो ये तीन, इसका नाम इसलिए गुड़ है क्योंकि गुड़ उत्पन्न हो गया। गुड़ का मतलब क्या होता है, कुछ नयापन आ गया। तो नयापन कैसे आया, जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई आ गया तो ए बन गया उसका, तो ये गुड़ हो गया। जब आ के ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ऊ आ गया तो ओ हो गया। जब री आ गया तो अर बन गया। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया गुड़ संधि। अभी हम आप लोग को सूत्र बता देंगे, संस्कृत में इसके लिए सूत्र दिया गया, उससे थोड़ी आसानी होती है। लेकिन हमको देखने वाले बच्चे कुछ सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे हैं और उच्च स्तर के भी बच्चे हैं, तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का बेसिक थोड़ा ठीक हो, उसकी वजह से उनको हिंदी में ही अधिकतर समझाने का प्रयास है। अब ये हो गया गुण संधि के, थोड़ा सा हम लोग देख लें कैसे होगा। फिर है यड़ स्वर संधि, जब ई उ री के बाद, तीन वर्ड लिखा गया है, ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए, बस कौन नहीं आना चाहिए इनके बाद, इनके बाद ई नहीं आना चाहिए, इनके बाद ऊ नहीं आना चाहिए और री के बाद री नहीं आना चाहिए। ई के बाद कोई भी असमान स्वर, ई के बाद आ भी आए, ई के बाद ए भी आए, ई के बाद ऊ भी आए, कुछ भी आए, ऊ के बाद ऊ को छोड़ करके कोई भी असमान स्वर आए, तो री के बाद भी कोई असमान स्वर आए, तो ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो या बन जाता है। ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो आ बन जाता है। री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो रा बन जाता है। या वा रा, इन्हीं को हम क्या जानते हैं, या वा रा क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अंतस्थ व्यंजन होते हैं और ये सभी संस्कृत के इक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, वृद्धि रेच। अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि क्या है, जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के, ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद क्या आता है, ए आता है। ये क्या हो गया, ह्रस्व आ या दीर्घ आ, दोनों में से किसी के बाद क्या आए, ए आए या आए आए, तो बनेगा क्या, दीर्घ ही बनेगा, वृद्धि हो जाएगी। मतलब ये बड़ी वाली मात्रा हमेशा यही ए बनेगा। ऐसे छोटे आ या बड़ा आ के बाद क्या आ जाए, ओ आ जाए या औ आ जाए, तो बनेगा क्या, ये हमेशा बड़ा वाला, वृद्धि वाला, इसलिए इसका नाम क्या है, वृद्धि हो जाती है। तो एक मात्रा की हमेशा क्या होगी, वृद्धि। वृद्धि का मतलब हमेशा जो बड़ी वाली मात्रा है वही लिखी जाएगी, इसलिए इसका नाम हो गया क्या, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्यों हो गया, चाहे छोटे आ ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए आई आएगा तो आई ही बनेगा, ओ औ आएगा तो औ ही बनेगा। प्रत्येक परिस्थिति में कुछ भी आए बनेगा क्या, यही बनेगा। इसी तरह अयादि संधि है, जब ए आई तथा ओ औ के बाद, ए आई तथा ओ औ के बाद कोई भी इनसे अलग स्वर आता है तो उसके जगह पर आए और अव आव हो जाता है, अव आव हो जाता है। हमने देख लिया अभी पांचों जो स्वर संधि हैं, पांचों स्वर संधियों के बारे में परिभाषा के रूप में थोड़ा देख लिया। ये परिभाषा से आधा क्लियर हुआ होगा, मुझे लगता है आधा भी नहीं हुआ होगा, 30% 40% क्लियर होगा। एग्जाम्पल जब देखेंगे तो हमको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। नियम अभी आपको याद आएगा, नियम क्या है। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण आपको उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, पहले ऐसे कर लेते हैं। जब आ के बाद आ आए तभी क्या बनेगा, आ बनेगा। जब आ के बाद ये वाला आए तभी क्या बनेगा, आ बनेगा। जब आ के बाद आ आए तभी क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। जब बड़े आ के बाद बड़ा आए तभी क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। अब एग्जाम्पल देख लें, जैसे हमने नियम क्या पढ़ा था,
आ के बाद आए तो भी दीर्घ ही बनेगा। तो देखिए अभी एक एग्जांपल बताए थे, शब्द प्लस अर्थ है, शब्द प्लस अर्थ है। अब यहाँ पर क्या है, आ है, आगे क्या है, आ है, तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, ये बनेगा आ। तो ये जो आ की है ये मात्रा के रूप में है, तो मात्रा क्या होती है, अपने आगे वाले से जुड़ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये आ यहाँ से क्या हो गया, विलोपित हो गया, विकार उत्पन्न हो गया। तो ये आ और उसमें क्या आ मिलकर के बन क्या गया, दीर्घा। तो ये दीर्घ आ की मात्रा पीछे तो लगेगी नहीं, यहाँ पर तो लगेगी कहां पर, यहाँ पर लगेगा। तो क्या हो जाएगा, दा पर दीर्घ मात्रा हो गया, तो बन गया शब्दार्थ, हो गया। जैसे और देख ले एग्जांपल, आ के बाद आ गया, एक शब्द है चर प्लस अचर, बहुत जगहों पर आता संपूर्ण चराचर में, क्या हो जाएगा, संपूर्ण चराचर में। तो चर में क्या आ गया, आ गया, आगे क्या है, आ है। तो ये आ और ए आ मिलकर के फिर से नियम क्या है, दीर्घा ही बनाएंगे। तो ये आ और ए आ मिलकर के दीर्घ आ की मात्रा बना लिए, और यही आ की मात्रा यहाँ से ए आ का विलोपन हो गया, तब ये आ की मात्रा जाकर के यहाँ चढ़ जाएगी, तो बन जाएगा कौन सा शब्द, चराचर। सबको समझ में आ गया होगा। और अगला क्या है, अब छोटे आ के बाद बड़ा आए, किसी भी परिस्थिति में दीर्घ संधि इसका नाम है, चाहे छोटे आ के बाद बड़ा आए, बड़े आ के बाद छोटा आए, आ के बाद आए, किसी भी परिस्थिति में बनता क्या है, दीर्घ ही बनता है। जैसे शिव प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, शिव प्लस आलय, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शिव प्लस आलय। जैसे देखिए यहाँ पर आ वा में आ का स्वर छिपा है, तो यहाँ आ है, आगे क्या है, दीर्घा है। तो नियम पढ़े, क्या है नियम, आ के बाद चाहे आए तो बनेगा आ ही, तो आ के बाद आने से क्या बना, दीर्घा। अब ये दीर्घा और इसका दोनों मिलकर के दीर्घा बने हैं। अब ये दीर्घा कहाँ, वा के ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा शिवालय। क्लियर हुआ सबको। उसके बाद एक आध एग्जाम्पल और देख लें, जैसे परम प्लस आनंद, परम प्लस आनंद क्या हो गया, अब तो सबको पता ही चलेगा, परमानंद, परमानंद। ये दो उदाहरण इसके हो गए। अब इसको देख लेते हैं, इसका कोई एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल तो हम ही लोग हैं, कौन है, विद्या प्लस अर्थी, क्या हो गया, विद्या प्लस अर्थी। तो या में कौन सा है, दीर्घा है, आगे कौन है, ह्रस्वा है, तो दीर्घा और ह्रस्वा मिलकर के बनेंगे क्या, दीर्घा। दीर्घ की मात्रा रह जाएगी किस पे, या के ऊपर, यहाँ से आ हट जाए, क्योंकि आ इसके साथ क्या कर दिया, विलोपन कर लिया, आपस में मिल गए, ये बनेगा विद्यार्थी। पहले हम लोग विद्यार्थी कैसे लिखते थे, विद्यार्थी लिखते थे ऐसे, है ना, पहले विद्यार्थी ऐसे बनाते थे। मानक हिंदी व्याकरण ने क्या कर दिया, सीबीएसई बोर्ड ने अब कह दिया कि सबको अलग करके हलंत का चिन्ह प्रयोग करके लिखिए, तो अधिकतर जगहों पर स्पष्ट रहे ताकि कौन सा अर्थ है, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख दिए। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, जैसे रेखा प्लस अंकित, क्या, रेखा प्लस अंकित। यहाँ क्या है, अब ये नहीं कहेंगे सर बिंदी पहले, पहले आ है फिर ना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, दीर्घा, आगे ह्रस्वा, दीर्घवा ह्रस्वा मिलकर के क्या बने, दीर्घा। अब ये दीर्घा बने तो ये दीर्घा की मात्रा आगे रह जाएगी, ये वाला विलोपित हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रेखांकित, रेखांकित। ठीक, अब ये आता है, जैसे इसमें तो हम लोग बहुत एग्जाम्पल देख लिए, विद्या प्लस आलय, यहाँ दीर्घ है, यहाँ दीर्घ है, तो ये दोनों दीर्घ मिलकर के फिर से दीर्घ बना लेंगे, और एक ही दीर्घ हो जाएगा, वो दीर्घ की मात्रा यहाँ आगे रह जाएगी, तो ये बन जाएगा विद्यालय। ऐसे विद्यालय, ऐसे क्या हो जाएगा, शिक्षालय, शिक्षालय। संधि विच्छेद करते समय हमें यह ध्यान देना है कि इन दोनों का कुछ न कुछ सार्थक अर्थ अवश्य हो, तो शिक्षा लय बन जाएगा, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आके देख लिए, इतने पर्याप्त हैं। और जो मुश्किल उदाहरण है, मुश्किल उदाहरणों को भी हम आगे चलकर देखेंगे। अगर एक आध एग्जाम्पल हम लिख दें तो आप लोग देखिए, जैसे एक बहुत चर्चित शब्द है, मुझे लगता है जितने लोग पढ़ रहे होंगे, जितने लोग हमारे साथ पढ़ रहे होंगे, उसमें 80% लोग गलत जानते होंगे। कितने लोग को पता है कि अभ्यारण्य ये सही है,
सॉरी, अभयारण्य। अधिकतर लोग यही जानते होंगे, जबकि ये गलत है। होगा क्या? अभयारण्य। ठीक, अब देखिए इसमें कैसे संधि हुआ है। अभय प्लस आरण्य, तो कहां से आधा भा आ जाएगा? आधा भा आने, अभय मतलब जहां आपको भय ना हो, अरण्य मतलब ऐसा जंगल जिस जंगल में आपको भय खत्म हो जाए उसे कहेंगे अभयारण्य। और इसमें भी क्या है, अवसर के तौर पर आ प्लस भय प्लस अरण्य, तो ये बनता है अभयारण्य। अब देखिए या में आ छुपा है, आगे आ है, तो ये आप पर क्या आ जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, बाकी ऐसे रह जाएगा। ये हमारा हो गया अभयारण्य। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ई के बाद ई वाले। अभी हमने देखा आ के बाद आए किसी भी तरीके से आए, अब देख लेते हैं ई के बाद ई आए तब भी बनेगा दीर्घ ई के बाद ये ई आए तब भी बनेगा दीर्घ ई। ऐसे ई के बाद ई आए तब भी बनेगा दीर्घ ई। ऐसा क्या है? दीर्घ ई के बाद दीर्घ, मतलब किसी भी परिस्थिति में, चाहे ह्रस्व दीर्घ के बाद दीर्घ जाए, किसी भी परिस्थिति में आए बनेगा हमेशा दीर्घ ई। सबका हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ई के बाद ई आए तो क्या हो गया? रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। तो बा में कौन सी मात्रा छिपी है? छोटी ई है। आगे कौन सी है? ई छोटी है। तो छोटी से छोटी मिलेगा, बनेगा क्या? बड़ी। तो बड़ी क्या होती है? ये स्वर है, और स्वर किसी न किसी व्यंजन के ऊपर मात्रा के रूप में चढ़ती है, तो बड़ी मात्रा के रूप में चढ़ेगी तो क्या बन जाएगा? वा के ऊपर मात्रा, ये वात से यहाँ विलोपन हो गया, रविंद्र। और बहुत लोग अपना नाम रविंद्र गलत लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे रविंद्र लिखते हैं, जबकि ये अशुद्ध है क्या? शुद्ध क्या है? रविंद्र। अब जैसे ई के बाद दीर्घ ई के बाद क्या आ जाए? ई आ जाए। जैसे पत्नी प्लस इच्छा, पत्नी प्लस इच्छा। अब देखिए यहाँ पर दीर्घ ई है, यहाँ पर क्या है? ह्रस्वी है। अब दीर्घ ई ह्रस्वी मिलकर के क्या बनाएंगे? दीर्घ ई। तो क्या हो जाएगा? ये पत्नीक्षा। क्या बनेगा? ये पत्नीक्षा बन जाएगा। अब देखिए जैसे ई के बाद ई आए, मतलब छोटी ई के बाद बड़ी ई आए, ये वाला तो छोटी ई के बाद बड़ी ई आए, तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। कौन सा? ई के बाद ई के बाद ई, हाँ ठीक। हरि कपि प्लस ईस, कपि प्लस ईस। देखिए कपि प्लस क्या हो गया? ईस। तो यहाँ पर क्या है? छोटी है, यहाँ पर क्या है? बड़ी बनेगा ई। तो ये ई की मात्रा कहाँ जाएगी? हमने आपको इतना एग्जाम्पल करा दिया कि अब हमको बार बार वही चीज समझाने की जरूरत नहीं है। तो है गया कपीस। उसके बाद देख लिया ई के बाद ई आ जाए तो सती प्लस ईस, सती प्लस ईस। दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना। सती प्लस जिसके लिए सती हो जाए ऐसा ईस, तो सती क्या हो गया? यहाँ दीर्घ ही आ गया, यहाँ दीर्घ ही आ गया, दोनों मिले तो दीर्घ ही बन गया। अब ये दीर्घ चूंकि स्वर के रूप में है तो स्वर किसी न किसी व्यंजन के ऊपर जाएगा। तो ये यहाँ वाला ई, यहाँ वाला ई, एक बार बता दे रहे, ये वाला ई, दोनों मिल करके ई बने है ना, तो ये ई की मात्रा इसी के ऊपर चढ़ेगी। तो क्या बनेगा? ये सतीश, क्योंकि ये ई यहाँ से गायब हो गया, यहाँ कुछ रह ही नहीं गया, यहाँ बचा है केवल सा, तो बन गया सतीश। तो हमने आ वाले और ई वाले देख लिए। अब हम देख लेते हैं आगे चलकर ऊ वाले। ऊ के बाद ऊ का आना, ऊ के बाद ऊ तो भी दीर्घ ऊ बनेगा। ऊ के बाद बड़ा ऊ तो भी दीर्घ ऊ बनेगा। ऊ के बाद बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ तब भी बड़ा वाला बनेगा। और हर एक परिस्थिति में क्या होगा? बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ आएगा तब भी ऊ वाला बनेगा। जैसे देख लेते हैं भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। भानु नहीं पढ़ेंगे, क्या है? भानु प्लस उदय, भानु। ऐसे तो एक जानु शब्द है ना। एक लोग हमसे थे, पूछ लिए जानू का मतलब क्या होता है। हम कहे जानू का मतलब क्या बताएं, तो हमने कहा संस्कृत का शब्द है ये। जानू किसका शब्द है? ये हमारी जो पैर की घुटना होती है इसको जानू कहते हैं। इसीलिए भगवान रामचंद्र को अजानुबाहु कहा जाता था, मतलब जिसकी बाहें घुटनों तक पहुंच जाएं, जिसकी बाहें बहुत लंबी हो। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी बाह जो है घुटनों तक जाती है। तो अजानुबाहु मतलब घुटना। तो ये छोड़िए, भानु प्लस उदय, तो यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर क्या है? बड़ा छोटा ऊ है। अब दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? दीर्घ बनेंगे। तो दीर्घ कैसे बनेंगे? तो ये दीर्घ जो ऊ की मात्रा है इसी नाप पर लगेगा तो बने जाएगा भानुदय।
क्या बनेगा बेटा? भानुदय। उसके बाद देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, सु प्लस उक्ति। इसी में और एक देख लें, सु प्लस उक्ति। सु प्लस उक्ति, देखिए ऊ है और ये है ऊ, बनेगा बड़ा ऊ। अब इसका क्या बन जाएगा? सूक्ति। तो क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ की मात्रा हो गया, ऊ के बाद ऊ है बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ किस पे जुड़ गया? इस सा पे मात्रा आ गया, सूक्ति। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ ही क्यों बनता है, कैसे बनता है? तो छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ आए तो देखें, जैसे लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी। तो यहाँ क्या है? छोटा ऊ है घा में, यहाँ आगे बड़ा ऊ है, बनेगा क्या? बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ कहाँ जाएगा? घा के ऊपर मात्रा के रूप में आएगा, तो बनेगा क्या? लघुर्मी। लघु मतलब छोटा, उर्मी मतलब लहर होती है कभी कभी, तो क्या होता है? लघुर्मी, बड़ी लहर। ठीक। और ऐसे करें, मधु प्लस उष्मा कर लें। एक और एग्जाम्पल आपको बता दें, मधु प्लस उष्मा क्या हो जाएगा? बिना देखे ये बता दोगे सर, ये बड़ा हो जाएगा सीधे, मधुष्मा। अब जैसे दीर्घ ऊ के बाद बड़े ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाए, तो उसका भी एक आध उदाहरण देख लिया जाए, है ना। भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, तो भू की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा। तो क्या हो गया? बड़ा ऊ मिलकर के बनेंगे बड़ा ऊ, तो दोनों जुड़ करके यहाँ आगे आ जाएगा, तो ये भूर हो जाएगा। अगर है ऑलरेडी तब भी यही बनेगा, तो ये हो जाएगा भूर्जा। ठीक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये अभी हम लोग केवल दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण पढ़े। दीर्घ स्वर संधि में क्या था? जब समान स्वर के बाद समान स्वर के बाद, जैसे आ ई उ, समान स्वर के बाद समान स्वर क्या आ जाए? आ ई उ आए। अब चाहे वो दीर्घ के रूप में आए चाहे ह्रस्व के रूप में आए, बनता उसका हमेशा दीर्घ ही है। इसीलिए हमने इसका नाम भी क्या बताया? दीर्घ स्वर संधि। आगे हम लोग अब एग्जाम्पल को देख लेते हैं गुण स्वर संधि के। गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल एक बार ऐसे करने से क्या हो जाएगा? हमारे डेफिनेशन और एग्जाम्पल फिर से रिपीट हो जाएंगे। तो गुण स्वर संधि का हमने क्या बताया था? आ के छोटे आ या बड़ा आ के बाद अगर ई आएगा तो ए हो जाता है, छोटे आ या बड़ा आ के बाद अगर ऊ आएगा ओ हो जाता है, अगर छोटे आ या बड़े आ के बाद ई ऊ री आता है तो अर हो जाता है। ये हमने नियम पढ़ा था। और अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आ प्लस ई के बाद क्या हो जाएगा? ए। चाहे छोटे आ या बड़ा आ के बाद कुछ भी आएगा तो बनेगा क्या? ए ही बनेगा। तो हमने पहला क्या देखला? छोटे आ के बाद या बड़े आ के बाद ई प्लस ई आए, कुछ भी आए। ऐसे नियम ऐसे लिख लेते हैं, आ या आ के बाद क्या आए? ई या बड़ी। किसी भी परिस्थिति में बनेगा क्या? ए ही बनेगा। किसी भी परिस्थिति में बनेगा क्या? ए ही बनेगा। ये ध्यान रखना, क्या बनेगा? ए बनेगा। और ए जो होती है इसकी मात्रा कैसे होती है? ये वाली होती है। और जो ए होती है इसकी मात्रा ऐसे होती है। हमने जो है वर्णमाला में बताना भूल गए थे थोड़ा, कि मात्रा जो हमारे स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी है? तो जो स्वरों के ऊपर चढ़ाए जाते हैं वो मात्रा कहलाते हैं। मात्राओं के स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी है? 10। अब इसमें कौन इसकी मात्रा नहीं है? तो जो छोटा होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ये प्रत्येक व्यंजन में छिपा होता है। तो ये वहां पर छूट गया था, तो आपको एक बार ध्यान दिला दिया। अब देखिए एग्जाम्पल इसका, जैसे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। अब देखिए यहाँ पर आ में क्या छिपा है? वाह में आ छिपा है, यहाँ पर छोटी है। अब आ की बाद ई आएगा, बनेगा क्या? ए। अब देखिए कैसे बनेगा। अब जो ये ए की मात्रा हुई इसमें छुप, ये जो ई है और इसमें छिपा आ, ये दोनों मिलकर के बन क्या गए? ए। अब ए तो ई पर मात्रा के रूप में, यहाँ दा पे मात्रा के रूप में जाएगा नहीं, तो मात्रा हमेशा आगे वाले अपने व्यंजन के ऊपर चढ़ती है, तो ये बन जाएगा क्या? तो ये ए की मात्रा ऐसे आ जाएगी, तो देवेंद्र। देव प्लस इंद्र क्या हो गया? देवेंद्र। ऐसे पढ़ ले, नर प्लस इंद्र,
देखिए आ प्लस ई मिलकर के बन गया क्या, ए क्या हो गया, नरेंद्र। नरेंद्र। ऐसे अब आगे देखते हैं, नरेंद्र हो गया। आ के बाद कोई दीर्घ ई आए, अभी हमने क्या देखा, आ के बाद छोटी, अब आ के बाद कोई दीर्घ ई आए, ये वाला एग्जाम्पल देख लें तो क्या हो जाएगा, जैसे सुर प्लस ईस, सुर प्लस ईस। अब देखिए यहाँ क्या है, छोटा है, यहाँ बड़ी है, तो छोटा बड़ी से ये नहीं कि ये बड़ा वाला ए हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, होगा क्या, होगा वही कौन सा, ये होगा, ए ही बनेगा। तो हमें बस इतना ध्यान रखना, कुछ भी आए छोटे आके बड़े आके बाद, छोटा ई छोटा बड़ी ई कुछ भी आए, बनेगा क्या, ए। सुर प्लस ईस क्या बन जाएगा, सुरेश। सुर प्लस ईस क्या बन जाएगा, सुरेश बन जाएगा। ऐसे एक शब्द और देख लीजिए, परम प्लस ईश्वर। परम प्लस ईश्वर क्या हो जाएगा, आ और बड़ी ई मिलकर के ए बनाएंगे, ये ए की मात्रा जो है इसके ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर। ये क्या हो गया, ये जब छोटे आ के बाद छोटी ही आए उसका एग्जाम्पल ये दो हो गया। अब जब क्या हो जाए, छोटे आ के बाद बड़ी आ जाए, मतलब ह्रस्व आ के बाद दीर्घ ई आ जाए। अब क्या हो जाएगा, दीर्घ आ के बाद क्या आ जाए, छोटी ई आ जाए। उसके उदाहरण देख लें कुछ। दीर्घ ई के बाद क्या हो जाए, छोटा, बड़ी ई के बाद छोटा आ के बाद बड़ी ए हो जाएगा, फिर भी क्या हो जाएगा, देखिए जैसे क्या हो जाएगा, बनेगा तब भी ये। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, महा प्लस इंद्र, क्या हो गया, महा प्लस इंद्र, तो क्या बनेगा, ये आ है और ये ई है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो क्या हो गया, आ प्लस ई बराबर ए, और ए की मात्रा कहाँ जाएगी, हा के ऊपर, तो बनेगा क्या, महेंद्र बनेगा। ऐसे राजा प्लस इंद्र कर लें तो राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र क्या बन जाएगा, राजेंद्र। ये दो एग्जाम्पल किसके हो गए, आ और ई के। अब और एग्जाम्पल देखें किसके, बड़ा आ के बाद बड़ी ई आए, तब भी बनेगा क्या, ए ही बनेगा। इनके उदाहरण क्या हो सकते हैं, बड़ा आ के बाद बड़ी ई आए, राका प्लस ईस, राका प्लस ईस। अब बताइए क्या बनेगा, राकेश। अब राकेश किसका पर्यायवाची है, राकेश चंद्रमा को कहा जाता है, किसको, राकेश चंद्रमा को कहा जाता है। तो राका प्लस ईस, यहाँ का दीर्घ आ यहाँ का दीर्घ ही मिलकर के क्या हो गए, ए बन गए, और ए की मात्रा का के ऊपर चला गया है। और क्या, एक देख लो, मिथिला प्लस ईस, क्या हो गया, मिथिलेश, क्या बनेगा, मिथि, क्या हो गया, लेश। तो ऐसे हमने क्या देख लिया, ई वाले सारे उदाहरण हमने कर लिए, मतलब पहला जो नियम हम लोग पढ़े हैं ये वाला हमारा हो गया। अब अगला देखते हैं, क्या अगला नियम हम देख लेते हैं, आ या आ के बाद क्या आएगा, आ या आ के बाद ओ या दीर्घ ओ, कुछ भी आए नियम क्या है, बनेगा ओ ही। ठीक, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, एक पहला नियम क्या बनाते हैं, छोटे आ के बाद छोटा ओ आए तो बनेगा ओ। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ हम। छोटे आ के बाद देखिए, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, देखिए यहाँ आ है यहाँ ऊ है, और आ ऊ मिलके बनेंगे क्या, ओ। अब क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा जाएगी रा के ऊपर, तो ये ऊ यहाँ से गायब हुआ, तो ये हो गया परोपकार। जिनको भी समझ नहीं आएगा एक बार कमेंट कर देंगे, ताकि उनको दोबारा बताया जा सके कहाँ पर उनको दिक्कत हुई। पूरा प्रयास किया जा रहा है आपको तोड़ तोड़कर एक एक वर्ड को कैसे वर्ड जुड़ रहा है उसको बताने का, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पर प्लस उपकार इज इक्वल टू परोपकार। देखिए आ के बाद क्या आ गया, परोपकार। बहुत पेट एग्जाम्पल है, सूर्य प्लस उदय, क्या हो गया, अब सूर्य में क्या है, आ है आगे, यहाँ ऊ है, अब आ ऊ मिलकर के ओ बने। अब ओ की मात्रा कहाँ जाएगी, यहीं या पे तो जाएगी, तो क्या हो जाएगा बेटा, सूर्योदय। ठीक, और एक आध एग्जाम्पल देख लें इसका। हाँ, वीर प्लस उचित, बिना देखे अगर कहना हो तो सीधे बने क्या, वीरोचित। वीरोचित, वीरों के लिए उचित नहीं है,
क्या कि वो जो है युद्ध में शस्त्र डाल दें। वीरों के लिए उचित है कि वो युद्ध करें। आ प्लस उ, आ और उ मिलकर के अब देखिए कैसे, आ और दीर्घ उ, फिर क्या बनाएंगे ये, ओ ही बनाएंगे। बनेगा हर एक परिस्थिति में क्या, ओ ही। कैसे बनेगा, जैसे देखते हैं, नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, देखिए ये बहुत खतरनाक एग्जाम्पल है। नव प्लस ऊढ़ा क्या बन जाएगा, आ यहाँ है, दीर्घ है, बनेगा तो ओ ही। अब ओ की मात्रा वहां पर जाएगी तो क्या बन जाएगा, ओ यहाँ से गायब होगा, नवोढ़ा। नवोढ़ा किसे कहते हैं, जो नई नई दुल्हन ब्याह करके आती है उसे नवोढ़ा कहते हैं, है ना। बिहारी जी लिखते हैं, राजा जय सिंह जब जो है दरबार में एकदम अपनी 12 साल की जो उनकी नई नई पत्नी से ब्याह हुआ था, उसकी पत्नी के प्रेम में एकदम डूबे रहते थे, तो उन्हें नवोढ़ा पत्नी के रूप में संज्ञा देते हुए कहते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंधयो आगे कौन हवाल। अभी तो जिस फूल के इर्द गिर्द आप मंडरा रहे हैं वो तो अभी उसको कली बनना बाकी है। मतलब इसमें जब हम आपको अलंकार पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे किस तरह इसमें अन्योक्ति अलंकार है, किसी अन्य के माध्यम से किसी और को इशारों में कह देना और वो समझ जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है, ये बताएंगे। बाकी ये जानना है नवोढ़ा मतलब जो नई नई ब्याहता बहुर आती है उसको नवोढ़ा पत्नी या कुछ कह देते हैं। नवोढ़ा मतलब नया कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। आ और उ मिलने से क्या बन गया, ओ बन गया। और एक देखें, जल प्लस उर्मी, जल प्लस क्या हो गया, उर्मी। वहां पर भी पढ़े थे हम दीर्घ संधि में, लघु प्लस उर्मी। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ऊ के बाद ऊ ही आया था तो दीर्घ ऊ हो गया था, लेकिन यहाँ क्या है, आ के बाद ऊ आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत जरूरी है ध्यान देना। यहाँ क्या हो गया, वहां ऊ के बाद ऊ आया था तो क्या बना था, दीर्घ ऊ, तो ये बन गया था लघुर्मी। क्या है, ये बन गया था लघुर्मी। लेकिन यहाँ देखिए, आ के बाद क्या आया है, ऊ आया है, तो आ के बाद ऊ आया तो क्या बन गया, ओ बन गया। अब ये यहाँ ऊ थोड़ी बनेगा, तो यहाँ बनेगा जलोर्मी, जलोर्मी। और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है किसका, आ के बाद ऊ का हो गया, आ के बाद ऊ का हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं दीर्घ आ के बाद, अब हम लोग दे सकते हैं दीर्घ आ के बाद ऊ का, उस भी स्थिति में क्या बनेगा, वो ही बनेगा। उस स्थिति में क्या बनेगा, तीसरा एक कर लेते हैं, दीर्घ आ के बाद छोटा ऊ, तो क्या बन जाएगा, जैसे महा प्लस उत्सव, क्या बन जाएगा, महा प्लस उत्सव, ये हो जाएगा क्या, महोत्सव। ठीक, महा प्लस उत्सव महोत्सव। जैसे वहां पर एक आया था दीर्घ स्वर संधि में, वधु प्लस उत्सव, क्या हो जाएगा, यहाँ था ऊ के बाद ऊ आया तो बड़ा हो तो वधुत्सव। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ आ के बाद ऊ आया ओ बन रहा है तो ऊ की मात्रा आगे वाले व्यंजन पर जाएगी तो ये बन गया महोत्सव। अब अगला वाला ही नियम देख लें, क्योंकि अब एक एक एग्जाम्पल करने ज्यादा हो जा रहा है। आ के बाद अगर दीर्घ ऊ आए तब भी बनेगा क्या, ऊ। गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी, यहाँ बन क्या जाएगा, आ के बाद दीर्घ, आ के बाद दीर्घ ऊ आए तभी क्या बनेगा, ओ ही बनेगा, तो ये हो जाएगा गंगोर्मी, गंगोर्मी। ये हमने अभी तक देख लिया गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल। बस हमको एक और देखना, आ के बाद जब री आए तो आर कैसे हो जाता है, उसके बाद ये इसका जो है एग्जाम्पल खत्म होता है। तो अब क्या देखना है हमको, आ छोटा हो या बड़ा हो, इसके बाद री आ जाए तो क्या बनता है, अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो अभी देखिए अर कहाँ हमको मिलता है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आ के बाद री आए, क्या छोटे आ के बाद री आ जाए तो क्या हो जाएगा, तब भी क्या बन जाएगा, अर ही बनेगा, तभी क्या बनेगा, अर ही बनेगा। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सप्त, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, यहाँ क्या आ गया,
यहाँ आ है, ता में आ छिपा हुआ है, यहाँ री है। अब ये दोनों मिलेंगे क्या बनेंगे? अर। लेकिन अर के नीचे हलंत लगा है, ये ध्यान देना है। हलंत लगा है तो इसका मतलब आधा रा, तो इसको बनाएंगे क्या बनेगा? सप्त। अर हो रहा है तो सप्तर सी, ये बनेगा। ये रा की मात्रा कहाँ जाएगी? सप्तर सी। सबको समझ में आया? आ के बाद अगर यहाँ क्या है? री है, तो अर हो जा रहा है, तो अर में रा के नीचे देखिए हलंत है, इसका मतलब ये आधा रा है। तो अब यहाँ इसको पढ़िए सप्तर। देखो पढ़ने के बाद सप्त अर, तो ता में आ छिपा है और रा की मात्रा कहाँ चली गई? ऊपर चली गई, तो सप्तरसी हो गया। तो सप्तरसी। और देख लें जैसे राज प्लस ऋषि, क्या कहते हैं? राजर्षि आए हैं। ठीक, हमारे यहाँ एक विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन मुक्ति विश्वविद्यालय। आ प्लस री क्या हो गए? अर हो गया, तो ये बन जाए क्या? राजर्षि। ये रा की मात्रा फिर ऐसे चली जाएगी। ये दो एग्जाम्पल हम लोगों ने इसके देख लिए। और देख लें क्या? आ के बाद री आया और बड़े आ के बाद क्या आ गया? री आ जाएगा, तब भी क्या बनेगा? अर ही बनेगा, अर ही बनेगा। जैसे महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि क्या हो गया? महा प्लस ऋषि। यहाँ दीर्घ आया, यहाँ री आया, तब भी बनेगा क्या? अर। देखिए कैसे बनेगा। ये हो गया, बनेगा ये, तो ये होगा महर्षि। ये रा की मात्रा महर्षि। एक और अच्छा एग्जाम्पल है वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु। देखिए यहाँ पर आ है, यहाँ पर क्या है? री है, ये बनेगा क्या? आ री मिलकर के अर बनाएंगे। अब ध्यान देना, थोड़ा कठिन शब्द है। वर्षर्तु, वर्षर्तु, अर आना चाहिए, तो जो इस पर आ है तो ये दीर्घ आ है, तो हमको क्या करना है? सा के ऊपर रा है तो सा के ऊपर रा रहने देंगे। ठीक, अब ये जो दीर्घ आ है, इसमें का दीर्घ आ और यहाँ का री मिलकर के अर बना रहा है, तो अर मतलब आ इसमें छिपा है। वर्ष आ गया, और ता का बात करेंगे तो वर्षर्तु, ता इसके ऊपर चला गया, क्या हो गया? वर्षर्तु। तो यहां तक हम लोग गुण संधि को पढ़ लिए। हमने क्या क्या एग्जाम्पल देखे? दीर्घ स्वर संधि के और गुण स्वर संधि के, एकदम विस्तृत तरीके से हर एक पार्ट के किस तरह छोटे आ के बाद छोटा, छोटे आ के बाद बड़ा, बड़े आ के बाद छोटा, बड़े आ के बाद बड़ा, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, किस तरह से हम जो है एग्जाम्पल कैसे कैसे बनते गए, कैसे कैसे उनमें परिवर्तन होता गया। तो यही जो मात्राओं का विकार होता है, यही जो वर्णों का आपस में जुड़ना है, यही क्या है? यही संधि है। संधि का तात्पर्य आप लोग समझ गए होंगे। डिफिनीशन जो बताया गया था, दो या दो से अधिक जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें कुछ विकार उत्पन्न होता है, और विकार उत्पन्न होने के बाद जो नया शब्द जहां बनते हैं, जो जुड़ते हैं, वही क्या होती है? संधि होती है। तो इस तरह हम लोगों ने क्या हुआ, संधि के अभी कई सारे एग्जाम्पल बचे हैं। जैसे यड़ संधि, जो सबसे महत्वपूर्ण और लोगों को सबसे कठिन लगता है, यड़ संधि। उसके बाद क्या है? वृद्धि संधि। उसके बाद क्या है? अयादि संधि। तो इन तीनों के उदाहरण प्रयास करेंगे कि अगले जो है वीडियो में इन तीनों के उदाहरण आपको उपलब्ध कराए जाएं। आप लोगों से निवेदन है, कृपया करके हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करके कम से कम एक पुनर्बलन जो होता है, रीइंफोर्समेंट, मतलब हम कुछ वर्क कर रहे हैं तो हमको कुछ उसका जो है प्रोत्साहन मिले, ताकि हम और अच्छे से मेहनत कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।